हिमालय की वो ऊंचाइयां जहां तापमान शून्य से नीचे रहता है, जहां पिछले 45 सालों से बिल्कुल शांति थी, लेकिन 15 जून 2020 की उस काली रात ने सब कुछ बदल के रख दिया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिना एक भी गोली चले दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। यह कहानी है शौर्य की, विश्वघात की और उस हैंड टू हैंड कॉम्बैट की जिसने भारत और चीन के रिश्तों को बदल के रख दिया। असल में यह झड़प भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई थी। गलवान घाटी की थोड़ी सी लोकेशन को समझ लेते हैं। असल में गलवान घाटी का इलाका भारत के लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र के चीन और भारत के सीमा के बीच जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इलाका है उसके पास पड़ता है। गलवान नदी का बहाव अक्साई चिन से लद्दाख की ओर है। अक्साई चिन असल में वो इलाका है जम्मू कश्मीर का जिस पर चीन का कब्जा है। गलवान नदी लद्दाख में आकर श्योंग नदी में मिल जाती है और श्योंग नदी और गलवान नदी के घाटी का जो इलाका है उसे हम गलवान घाटी के नाम से जानते हैं। हालांकि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जो बड़ी झड़प थी वो 15 जून 2020 को हुई थी, लेकिन चीन की तरफ से इसकी शुरुआत पहले से ही कर दी गई थी, जिसका पता हमें कुछ घटनाओं से लगता है। 4 मई की सुबह ही भारतीय सैनिकों के पास ये रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की दखल अंदाजी बढ़ गई है, जिसके लिए 16 बिहार रेजिमेंट के जो जवान थे उन्हें जल्दी ही KM 120 पहुंचने के लिए कह दिया गया था। KM 120 असल में भारतीय सेना की एक पोस्ट है जो श्योंग नदी के पास है। लद्दाख से ये तकरीबन 85 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर भारतीय सेना के सैनिकों को इकट्ठा होने के लिए ऑर्डर्स मिले थे। 16 बिहार के सभी जवान ये अच्छी तरह जानते थे कि उस इलाके में चीनी सैनिकों की दखल अंदाजी बढ़ गई है, जिसके लिए उन्हें वहां इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। ऑर्डर्स मिलने के बाद 16 बिहार रेजिमेंट के जवान 5 मई को रात को तकरीबन 1 बजे अपनी पोस्ट पर पहुंच चुके थे। अगली सुबह उस पोस्ट पर तो शांति थी, लेकिन खबरों के मुताबिक पता चला कि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पैंगोंग सो के इलाके में एक झड़प हुई है। 5 मई को जो झड़प हुई थी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच वो 17 कुमाऊं बटालियन के साथ हुई थी। 17 कुमाऊं बटालियन भारतीय सेना का एक हिस्सा है। असल में गलवान घाटी का जो विवाद था उसकी शुरुआत इस घटना से मानी जाती है। 7 मई की दोपहर भारतीय सेना के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट रविकांत ने देखा कि चीनी सैनिक जो हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर भारतीय इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही लेफ्टिनेंट रविकांत ने देखा कि वो भारतीय इलाके की ओर बढ़ रहे हैं, वो उन्हें आगाह करने के लिए उनकी तरफ बढ़े। लेफ्टिनेंट रविकांत जब पेट्रोल पॉइंट 14 पर चीनी सैनिकों को आगाह करने के लिए या वार्निंग देने के लिए पहुंचे, तब बातों बातों में चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच कहासुनी हो गई। जो चीनी सैनिकों का बर्ताव था लेफ्टिनेंट रविकांत के साथ वो अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से जो भारतीय सैनिक थे उनको काफ़ी गुस्सा आ गया, क्योंकि असल में जो एक ऑफिसर है, जो उसका ओहदा है या उसकी जो रिस्पेक्ट है भारतीय सेना के बीच, वो एक परिवार के मेंबर की तरह या परिवार के सीनियर मेंबर की तरह की जाती है। लेफ्टिनेंट रविकांत के नेतृत्व में जो भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को आगाह करने के लिए पहुंचे थे, उनके बीच जो झड़प हुई थी, हालांकि वो एक तरह की मामूली झड़प थी। दोनों तरफ के जो सैनिक थे उनको हल्की फुल्की चोटें आई थी, कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं था। लेकिन जिस तरह से चीनी सैनिकों ने भारतीय लेफ्टिनेंट रविकांत के साथ बदतमीजी की थी, उसका गुस्सा भारतीय सैनिकों के बीच काफ़ी ज़्यादा था। ऐसी हालातों में लेफ्टिनेंट रविकांत ने अपनी लीडरशिप क्वालिटी के साथ भारतीय सैनिकों को शांत रखा और किसी भी तरह के विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का उन्हें ऑर्डर दिया। इस घटना के बाद जो भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना सामना था वो बढ़ना शुरू हो गया था। कई मौकों पर भारतीय और चीनी सैनिक एक दूसरे के सामने होते, कहीं पर कहासुनी होती, कहीं पर झड़प होती, लेकिन भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच कोई बड़ा नुकसान अभी तक नहीं हुआ था। गलवान घाटी और पैंगोंग सो के इलाके में जो भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच विवाद हुआ था, उसको सुलझाने के लिए जो भारत और चीन की तरफ से सीनियर मोस्ट अधिकारी थे उनके बीच में कई मीटिंग्स हुई, लेकिन मीटिंग्स के बाद भी उनका कोई हल नहीं निकल पाया। तनाव इतना बढ़ चुका था
कि नौबत ये आ गई कि इस विवाद को सीनियर मिलिट्री अधिकारी ही सुलझा सकते थे। सुलझाने के लिए भारतीय सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीनी सेना की तरफ से मेजर जनरल लिन न्यू के बीच में मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद दोनों ही देशों की तरफ से एक साझा बयान सामने आया, जिसमें ये बात रखी गई कि दोनों ही देश या दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले का जो हल है वो निकालेंगे। अभी पिछली मीटिंग सफलतापूर्वक समाप्त भी नहीं हुई थी कि चीनी जो सेना थी या जो सैनिक थे वो अपनी बात से पलट गए। जो पिछला विवाद हुआ था लेफ्टिनेंट रविकांत के साथ, जो पेट्रोल पॉइंट 14 पर हुआ था, मीटिंग के बाद जो चीनी सेना थे वो पेट्रोल पॉइंट 14 से भी आगे बढ़ गई और भारतीय सेना के इलाके में आकर उन्होंने कुछ टेंट्स लगाने शुरू कर दिए। टेंट्स लगाने की वजह से भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच विवाद भी हुआ, जिस विवाद के हल या परिणाम स्वरूप जो चीनी सेना थी वो पीछे भी हटी, लेकिन फिर भी वो इतना पीछे नहीं हटी कि वो पेट्रोल पॉइंट 14 से पीछे हटते। मतलब कि वो पेट्रोल पॉइंट 14 तक अपना अधिकार क्षेत्र स्थापित करना चाहते थे। इसके बाद दोनों ही सेनाओं के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंगें हुई, लेकिन मीटिंगों का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। सारी ही मीटिंगें असफल हुई। चीनी सेना के जो अधिकारी थे या जो उनके टेंट जो लगे हुए थे वो अभी भी PP-14 तक लगे हुए थे। मीटिंगें होने के बाद भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू चीनी सैनिकों को समझाने के लिए बार बार गए। उन्होंने चीनी सैनिकों को ये समझाने की कोशिश की कि वो भारतीय सेना के अधिकार क्षेत्र में अपने टेंट्स वगैरह लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन संतोष बाबू की बातचीत से भी कोई पुख्ता हल निकल नहीं पा रहा था। कई हफ्तों तक ये बातचीत चलती रही, संतोष बाबू उनको वार्निंग देते रहे, लेकिन इसका कोई नतीजा निकल नहीं पा रहा था। 15 जून की सुबह चीनी सेना ने और एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने वहां पर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित किया, जिससे उनका इंटेंशन बिल्कुल साफ था कि वो भारतीय सेना की हर एक हरकत पर निगाह रखना चाहते थे। कर्नल संतोष बाबू ने जब ये बात देखी कि चीनी सेना ने अपना ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित कर दिया है, तो वो इस बात से थोड़े नाराज हो गए। कर्नल संतोष बाबू इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि चीनी सेना के जो मंसूबे हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। चीनी सेना यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत करना चाहती है। माहौल में जो गर्मी थी उसको देखते हुए उसी दोपहर तकरीबन 1 से 3 बजे के बीच कर्नल संतोष बाबू ने KM-120 के लिए एक संदेश भेजा और भारतीय सेना की तरफ से तकरीबन 75 जवानों को उस पोस्ट पर बुलाया। कर्नल संतोष बाबू के बैकअप मांगने के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद अलग अलग गाड़ियों में बैठकर भारतीय जवान 75 की गिनती में PP-14 की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। इसी दौरान कर्नल संतोष बाबू ने एक प्लान बनाया कि वो कुछ भारतीय सैनिकों को अपने साथ लेके जाएंगे और चीनी सेना ने जो एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया है उसको खत्म करके आएंगे। थोड़े समय बाद कर्नल संतोष बाबू अपने कुछ जवानों के साथ जो चीनी सेना के ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी वहां पर पहुंचे। उन्होंने जाकर उनका जो मौजूदा समय का सेना अधिकारी था उनके साथ बात की कि आप भारतीय इलाके में हैं और आप अपनी जो सामान है उसके साथ पीछे हट जाएं। लेकिन इसके हालांकि भारतीय सेना की तरफ से कर्नल संतोष बाबू शांतिपूर्ण तरीके से चीनी सेना के साथ बात करना चाहते थे, लेकिन चीनी सैनिकों की तरफ से जो उनके सेना अधिकारी थे उन्होंने संतोष बाबू के साथ बदतमीजी की। उन्होंने बातों बातों में कर्नल संतोष बाबू को बुरी तरह से एक धक्का मारा। कर्नल बाबू और उनके साथ गए जवान शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले का हल निकालना चाहते थे। हालांकि तनाव काफी बढ़ चुका था, लेकिन जो दूसरी तरफ से चीनी सेना के अधिकारी थे वो धक्का मुक्की पर उतर आए थे। लेकिन जब एक के बाद एक कर्नल संतोष बाबू को धक्के लगने लगे तो एक तरह से जो उनके साथ जवान गए थे वो काफी आहत हुए, क्योंकि जो भारतीय सेना में जवान हैं वो अपने कमांडिंग ऑफिसर को एक पिता का दर्जा देते हैं, तो डेफिनेटली इस बात से उन्हें गुस्सा तो आना था। और इसके जवाब में भारतीय सेना के जो जवान थे उन्होंने चीनी सैनिकों को जवाब देना शुरू कर दिया। तो यहाँ से इस मसले की जो शुरुआत थी वो हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच झगड़ा बढ़ गया। दोनों तरफ से लात और घूंसे बरसने लगे और इस समय जो कुछ चीनी सैनिक थे वो पहाड़ी के ऊंचे इलाके की तरफ पहुंच गए और वहां से उन्होंने भारतीय सैनिकों की तरफ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए।
जिस सैनिक के हाथ में जो भी आ रहा था, चाहे वो वहां पर पड़ा हुआ कोई भी साजो सामान था, वो उस सामान के साथ एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। थोड़े समय तक दोनों तरफ के जो सैनिक थे उनके बीच ये झड़प चलती रही, और थोड़े समय बाद जो चीनी सेना की तरफ से जो सैनिक थे, उनकी तरफ से जो पत्थरबाजी थी वो बंद होनी शुरू हो गई, और चीनी सैनिक पीछे लौटना शुरू हो गए। जो ये पहली झड़प थी, इसमें 6 चीनी अधिकारी जो थे वो जख्मी हो गए थे, जिनमें से एक उनका कमांडिंग ऑफिसर था और एक उनका ऑपरेटर था। और इनके आहत होने के बाद जो चीनी सैनिक थे वो पीछे लौट रहे थे। इस तनाव के बीच जो चीनी सैनिक घायल हुए थे उनको भारतीय सेना अपने साथ ले आई, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह हो गई कि जो चीनी सेना का इंटरप्रेटर था, जो दोनों तरफ की भाषाओं को समझता था और सेना अधिकारियों को एक दूसरे के बयान समझा सकता था, वो बेहोश हो गया। काफी स्ट्रगल के बाद भी उसको होश नहीं आ रही थी। संतोष बाबू ये चाहते थे कि उस समय जो इंटरप्रेटर है उसको होश आ जाए, ताकि जो चीनी सेना है और भारतीय सेना है उसके बीच बातचीत से इस मसले को सुलझाया जा सके। कर्नल संतोष बाबू इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि जो चीनी सैनिक हैं वो यहाँ पर रुकेंगे नहीं, क्योंकि इस छोटे हमले के बाद वो वापस जरूर लौटेंगे और जो अगला हमला होगा वो उससे भी खतरनाक होगा। इसीलिए कर्नल संतोष बाबू इंटरप्रेटर को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि बातचीत से इस मसले को सॉल्व किया जा सके। हालातों को देखते हुए कर्नल संतोष बाबू ने दोबारा KM-120 को रिपोर्ट किया और उनकी तरफ से मदद मांगी। कर्नल संतोष बाबू की रिपोर्ट पहुंचने के बाद 3 पंजाब इन्फेंट्री बटालियन और 81 फील्ड रेजिमेंट और 3 मीडियम रेजिमेंट के जो जवान थे वो उस इलाके में पहुंच गए। भारतीय जवानों को उस इलाके में पहुंचकर सेटल होने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि इस विवाद के बीच ही जो चीनी सेना ने वो भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था, जिसका जवाब इन जवानों ने पहुंचकर चीनी सेना को देना था। भारतीय सेना के 400 जवान चीनी सेना का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका सामना होना था चीनी सेना के 1200 सैनिकों के साथ। इतनी खतरनाक और भयंकर झड़प हुई कि भारतीय और चीनी सेना की तरफ से जो जवान झगड़ रहे थे, उस शोर के बीच जो गलवान नदी का शोर था, जो कि उस समय उफान पर चल रही थी, वो भी सुनाई नहीं दे रहा था। इस परिस्थिति में हमें पता लगता है कि चीनी सेना ने इस झड़प के लिए जो तैयारी थी वो काफी समय से पहले शुरू कर दी थी, क्योंकि अब तक जो झगड़ा चल रहा था, कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में जो भारतीय सैनिक थे और दूसरी तरफ से चीनी सैनिक थे, उनके बीच जो झगड़ा चल रहा था वो धक्के मुक्की तक था या फिर पत्थरबाजी चल रही थी। लेकिन जो 1200 चीनी सैनिक बाद में आए, वो इस झगड़े के लिए पूरी तरह तैयार थे, क्योंकि उनके पास जो हथियार थे वो हथियार इस तरह के हथियार थे जैसे कि दंगों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके बीच डंडों के ऊपर तारें लिपटी हुई थी, कुछ के हाथ में डंडे थे, कुछ के हाथ में रॉड्स थी, और चीनी सैनिकों ने अपने जो ड्रेस पहनी हुई थी उसके अंदर कवरिंग कर रखी थी, ताकि चीनी सैनिकों को जो भारतीय सेना की तरफ से विरोध किया जाए तो उसकी चोट कम लगे, जबकि भारतीय सैनिक इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इस मौके पर वो जो भारतीय सेना के जवान थे वो इस बात को समझ चुके थे कि ये नॉर्मल चीनी सेना नहीं है, कोई स्पेशल फोर्स है जिसे इसी से हमले के लिए तैयार किया गया है। फिर भी भारतीय सैनिकों ने उनका बहादुरी के साथ मुकाबला किया। जो जवान उस झड़प में मौजूद थे उनके मुताबिक ये झड़प बहुत ही खतरनाक और खूनी थी। रात में बहुत जबरदस्त फाइट हुई, दोनों ही तरफ से जवानों के सिर कुचले गए, सिर पर भयंकर और अलग-अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं उन पर भयंकर चोटें लगी। भारतीय सैनिकों को भी बहुत खतरनाक चोटें लगी और चीनी सैनिकों का भी हाल वही था। दोनों तरफ से देख के पता लग रहा था उस झड़प में कि कितने जवान मारे जा रहे हैं, जिसमें भारतीय जवानों की भी घायल होने से मौत हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ से जो चीनी जवान थे उनके भी सिर कुचले जा रहे थे और उनकी भी मौत हो रही थी। आप हालातों को समझ सकते हैं कि वहां पर कम ऑक्सीजन के बीच जहां इंसान का खड़ा होना भी मुश्किल है, जहां पर आप अगर थोड़ा समय वॉक भी कर लें तो वहां पर आपकी सांस फूल जाती है। वहां पर जवान किन हालातों में एक दूसरे के साथ झगड़ रहे होंगे अपने अधिकार क्षेत्र को स्थापित करने के लिए। दोनों ही तरफ से जवानों का बहुत ही बुरा हाल था और दूसरी तरफ से कम भारतीय जवानों का मुकाबला हो रहा था बहुत ही सारे
चीनी सैनिकों के साथ, जिनके पास अलग अलग तरह के हथियार थे भारतीय सेना का मुकाबला करने के लिए। और दूसरी तरफ गलवान नदी, इतनी जो हाइट है वहाँ पर, जो गलवान नदी का पानी था बहुत ही ठंडा था। फिसलन से जो कुछ भारतीय जवान या फिर जो चीनी जवान थे वो गलवान नदी में गिर रहे थे। ऐसे हालातों में इतने ठंडे पानी में गिरने का सीधा मतलब था जवानों की कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया से मौत हो जानी थी। इतने बुरे हालातों के बाद भी भारतीय सेना ने बहुत ही बहादुरी से चीनी सेना का मुकाबला किया। लेकिन तकरीबन 1 घंटे की झड़प चलने के बाद भारतीय जवानों ने नोट किया कि कर्नल संतोष बाबू झगड़े वाली जगह पर नहीं थे। पता लगने के बाद कि वहां पर कमांडिंग ऑफिसर मौजूद नहीं है, इसका जो संदेश था वो KM 120 पर भेजा गया। संदेश भेजा गया कि CO साहब मिल नहीं रहे हैं। कर्नल संतोष बाबू के पास जो रेडियो था उसके थ्रू उनके साथ संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। कर्नल संतोष बाबू के फ़ोन पर उन्हें कॉल करने की कोशिश की गई, लेकिन फ़ोन भी कनेक्ट नहीं हो पाया। भारतीय सेना की जो खूनी झड़प थी वो चीनी सैनिकों के साथ चल रही थी। भारतीय सैनिक बहुत ही बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहे थे और दूसरी तरफ कर्नल संतोष बाबू की खोज भी चल रही थी, क्योंकि भीड़ में कहीं संतोष बाबू का पता नहीं लग पा रहा था। मौके पर मौजूद भारतीय जवानों ने कहा कि उन्होंने इससे पहले कभी भी इतनी भयंकर खूनी झड़प नहीं देखी थी। भारतीय जवान भले ही गिनती में कम थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही बहादुरी से इस बात पर पूरा जोर दिया कि उस झगड़े के बाद जो चीनी सैनिक हैं उनको उस इलाके से खदेड़ा जा सके, और ऐसा हुआ भी। भारतीय सैनिकों की बहादुरी की वजह से उस झड़प के बाद जो चीनी सैनिक थे उस इलाके से पीछे हटे। रात के करीब 9 से 10 बजे के बीच चीनी सैनिक पीछे हटने लगे। जो घाटी में इतना शोर शराबा था वो फिर से सन्नाटे का रूप लेने लगा। जो झगड़ा भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच चल रहा था वो धीरे धीरे शांत होने लगा। हालांकि चीनी सैनिकों ने पीछे लौटना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी भारतीय सैनिकों के लिए वो रात खत्म नहीं हुई थी, या वो जो झगड़ा था वो खत्म नहीं हुआ था। चीनी सैनिकों के लौटने के बाद भारतीय जवानों को इकट्ठा किया गया, सभी की गिनती की गई, लेकिन फिर भी कर्नल संतोष बाबू का कहीं अता पता नहीं था। सभी भारतीय सैनिक कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू की खोज में लग गए। तकरीबन आधी रात को संतोष बाबू का जो शरीर था वो गलवान नदी के पानी में से मिला। उसके बाद भारतीय जो डॉक्टर थे उन्होंने इस बात पर पूरा जोर दिया, पूरा जोर लगाया कि किसी तरह से कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू को होश आ जाए। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी कर्नल संतोष बाबू को बचाया नहीं जा सका और इस मुकाबले में कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए। दरअसल लड़ाई के शुरुआती पलों में कर्नल संतोष बाबू के सर में चीनी सैनिक की तरफ से मारे गए एक पत्थर की वजह से बहुत ही गंभीर चोट लगी थी, जिसकी वजह से ऐसे हालातों में कर्नल संतोष बाबू के समेत तकरीबन 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। लेकिन इन भारतीय जवानों ने अपनी शहीदी के साथ भारतीय सीमाओं की सुरक्षा की थी। गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी उसमें कर्नल संतोष बाबू समेत 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, और इस झड़प में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 35 से 40 चीनी जवान शहीद हुए थे। हालांकि चीनी सेना की तरफ से कभी भी इसकी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन काफ़ी जो इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है। चीन की तरफ से सिर्फ 2 सैनिकों की पुष्टि की गई कि उनके 2 जो सीनियर सेना अधिकारी थे वो इस झड़प में मारे गए। कर्नल संतोष बाबू की बहादुरी और साहस को देखते हुए भारतीय सेना की तरफ से कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। कर्नल संतोष बाबू का जन्म तेलंगाना के सूर्यपीठ इलाके में हुआ था। तकरीबन 2004 में कर्नल संतोष बाबू भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने। उन्हें 16 बिहार रेजिमेंट में कमीशन किया गया। भारतीय सेना की तरफ से जितने भी भारतीय सैनिक इस झड़प में झगड़े थे उन्होंने बहुत ही बहादुरी का प्रणाम दिया, लेकिन कहानी अधूरी है अगर यहाँ पर बात न की जाए भारतीय सेना की तरफ से शहीद हुए सबसे कम उम्र के जवान गुरतेज सिंह की। शहीदी के समय गुरतेज सिंह की जो उम्र थी वो मात्र 23 साल थी। गुरतेज सिंह की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि इस उम्र में जो ज़्यादातर नौजवान हैं उनको आजकल हम
सोशल मीडिया पर रील्स या शॉर्ट्स देखते हुए देखते हैं, लेकिन इस उम्र में गुरतेज सिंह ने भारतीय सेना के लिए वो करके दिखाया जो कि एक आम नौजवान की सोच से परे है। गुरतेज सिंह ने शहीद होने से पहले तकरीबन 12 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। गुरतेज सिंह एक अमृतधारी सिख थे, जिनके पास इस झड़प के समय अपनी रक्षा के लिए कृपाण, जो कि एक अमृतधारी सिख के पास हमेशा होती है, और एक डंडा था। गुरतेज सिंह 3 सिख रेजिमेंट की घातक प्लाटून का हिस्सा थे। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि घातक प्लाटून अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है। जब गुरतेज सिंह वहां पर पहुंचे तो उन पर 4 चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया। गुरतेज सिंह उन चारों चीनी सैनिकों का मुकाबला करते हुए उन्होंने पहाड़ी से नीचे धक्का दिया। इसके साथ ही जो चारों चीनी सैनिक थे उनको गुरतेज सिंह ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पहाड़ी से नीचे गिरते हुए गुरतेज सिंह बड़े पत्थर से टकराए, जिसकी वजह से उनके सिर पर एक घातक जो चोट थी वो लग गई थी। इसके बाद भी गुरतेज सिंह संभले, खड़े हुए, और उन्होंने अपनी कृपाण और डंडे के साथ तकरीबन 7 और चीनी सैनिकों का मुकाबला किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद गुरतेज सिंह बहुत ही थक चुके थे, उनके सिर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, और गुरतेज सिंह संभलने के लिए थोड़ा बैठे, और जो उनकी पगड़ी थी उन्होंने उस पगड़ी को बांधने की कोशिश की। पगड़ी को बांधते हुए गुरतेज सिंह पर पीछे से एक चीनी सैनिक ने हमला किया। हमला इतना घातक था जिससे गुरतेज सिंह को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन गुरतेज सिंह ने घायल होने के बाद भी जिस सैनिक ने उनके ऊपर पीछे से हमला किया था उसको मौत के घाट उतारा। गुरतेज सिंह ने इस लड़ाई में तकरीबन 12 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस मुकाबले के बाद गुरतेज सिंह के जो शरीर था उसमें इतने जख्म हो चुके थे, जिसकी वजह से और खून निकलने की वजह से और उन हालातों की वजह से जो भारतीय सेना का जो ये शेर था वो शांत हुआ। गुरतेज सिंह अपनी आखिरी सांस तक बोले सोनेहाल सत श्री अकाल का नारा लगाते हुए चीनी सैनिकों का मुकाबला करते रहे। गुरतेज सिंह के परिवार के मुताबिक गुरतेज सिंह बचपन से ही बहुत बहादुर थे। गुरतेज सिंह के हालातों को आप इस तरह से समझिए कि 23 साल का जवान जो भारत माँ की रक्षा के लिए बॉर्डर पर चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रहा है, उसके बड़े भाई गुरप्रीत सिंह की उस समय घर पर शादी चल रही थी। लेकिन अपने बड़े भाई की शादी का हिस्सा ना बनते हुए गुरतेज सिंह ने भारत माँ की रक्षा को चुना, और भारत माँ का ये शेर अपने आखिरी सांस तक लड़ता रहा। गुरतेज सिंह का जन्म पंजाब के मानसा जिले के बीरेवाला गांव में हुआ था। 2018 में इन्होंने भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट को ज्वाइन किया था। गलवान घाटी के भयंकर युद्ध में खतरनाक रूप से जख्मी होने के बावजूद गुरतेज सिंह ने चीनी सैनिकों को मौत के घाट तो उतारा ही, साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे भारतीय जवानों की जान भी बचाई। जिस बहादुरी और शौर्य से गुरतेज सिंह लड़े, उसकी वजह से मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वीडियो को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अगर आप किसी और विषय पर हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो अपने जो सजेशंस हैं उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।